Hello everyone, this is Samian Demla and you are watching your own study platform Rocket Science. So in our today's session we are going to discuss about lac operon, which is one of the most important topic of class 12th biology, and this comes under the chapter molecular basis of inheritance of your genetics unit. सो इफ़ यू टॉक अबाउट एन में इससे पहले कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलेशन, उनका और आपका ट्रांसक्रिप्शन, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए. देन यू कैन प्रोसीड इन दिस वीडियो बिकॉज इसके अंदर उन सब के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स लगेंगे. सो इट इज़ फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ मोल बायोलॉजी, यानी कि मॉलिकुलर बायोलॉजी. Before that, I want to tell you that you can also visit our website, which you will get here in our bio of our YouTube channel. अगर आप जाएंगे YouTube चैनल के बायो में तो वहाँ पे लिंक्स वाले सेक्शन में यू विल गेट दिस लिंक, एंड उधर आपको एक्सेस होगा पूरी की पूरी एक वीडियो लाइब्रेरी का. एंड अभी हर एक चीज़ जो है वहाँ पे एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको अवेलेबल रहेगी. फाइन. सो नाउ वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स आवर वीडियो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे आज के दिन. हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेंगे इस टॉपिक का. इफ़ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल regulation of gene expression, then we will continue with the handwritten form of lac operon, then we will read the NCERT and then do some practice questions and PYQs, and with this you are done with the chapter, with the topic. So let's start. So first of all we have regulation of gene expression here. यहाँ पे दो तरीके के रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक छुपा हुआ है और एक बहुत ज़्यादा दिख रहा है. तो जो छुपा हुआ है वो है यूकैरियोट्स का, जो कि बीच बीच में दे रखा है, एंड प्रोकैरियोट्स का काफ़ी इलेबोरेटेड वे में आगे दे रखा है. ठीक है. सो हमें इन दोनों पर ही पूरा ध्यान देना है बिकॉज ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एंड दोनों पर ही क्वेश्चन बना है. ठीक है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो आपका एनसीईआरटी यहाँ पे क्या बोलता है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है. ठीक है. जो कि अलग अलग लेवल्स पर हो सकता है. एक्चुअल में क्या होता है, हमें हमेशा जो जीन्स हैं हमारे उनको रेगुलेट, यानी कि जीन से प्रोटीन बनाने की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती. कुछ लेवल्स होते हैं जिन पर हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी उन प्रोटीन्स को नहीं बनाती, अपनी एनर्जी को सेव करता है. ठीक है. सो ऐसा ही जो रेगुलेशन का हमारा सिस्टम है हमारी बॉडीज़ में चलता है. ठीक है. यूकैरियोट्स में ये 4 लेवल पर होता है, बट प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ 1 लेवल पर ही ये होता है. फाइन. अगर हम यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए एंड ट्रांसलेशनल लेवल, इन चारों लेवल पर ही हमारे यूकैरियोट्स जो हैं वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ मॉडल की, जिस मॉडल के बेसिस पे हम यूकैरियोट्स का जीन एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करते हैं, वो है आपका ब्रेटन एंड डेविडसन मॉडल. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. सो हम बात करते हैं इन लेवल्स की. ये चारों लेवल है कौन कौन से. पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, कि आप अपना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि अपना आरएनए ही ना बनने दें. ठीक है. एमआरएनए ही आप मत बनने दो. ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे एचएनआरएनए बनेगा, हेट्रोजिनस आरएनए. उसके बाद उसका स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग होता है, तो वो सब आप नेक्स्ट लेवल पे रोक सकते हैं कि आप स्प्लाइसिंग ही ना होने दें. ठीक है. उसके प्रोसेसिंग ही ना होने दें. तीसरा, आप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ही एमआरएनए को मत जाने दीजिए. ठीक है. एंड चौथा, अगर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में चला भी गया है तो भी आप उसका ट्रांसलेशन मत होने दीजिए, उसमें से प्रोटीन मत बनने दीजिए. बट अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में ये जो ऊपर के 3, ये जो नीचे के 3 लेवल्स हैं ये तो एब्सेंट होते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो होता है स्प्लाइसिंग पहली बात तो होता नहीं है. ठीक है. सेकेंड चीज़, ना उनमें न्यूक्लियस है. ठीक है. तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र का तो कुछ सिस्टम ही नहीं बनता. ठीक है. हर चीज़ उनका साइटोप्लाज्म में होता है. एंड सेकेंड चीज़, उनका जो ट्रांसलेशन होता है वो कपल्ड होता है विद देयर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जैसे ही उनका एमआरएनए बनता है वैसे ही उस पर राइबोसोम चिपक जाते हैं, उस पर पॉलीराइबोसोम बन जाता है, एंड दे विल कंटिन्यू टू मेक द प्रोटीन्स. सो इन 3 लेवल्स पे तो जनरेशन इम्पॉसिबल है प्रोकैरियोट्स के अंदर. उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस पहले लेवल पर ही जीन रेगुलेशन हो सकता है. ठीक है. यानी कि आप अपना एचएनआरएनए या फिर आप एमआरएनए बोल सकते हैं, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग नहीं होता, तो आप उसमें से एमआरएनए ही मत बनने दीजिए. ठीक है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है. ठीक है. यहाँ पे हमें जो हाईलाइटेड लाइंस हैं वो पीवाईक्यूज़ की लाइन है, इनमें से पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं. ठीक है. सो यहाँ पर भी वही लिखा है, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ
ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज़ द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। काफ़ी कंफ्यूजिंग लेवल में ये चीज़ लिखी हुई है, बट बात वही है जो अभी हमने आपको बोली कि जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है सिर्फ उसी लेवल पर ही आपका जीन रेगुलेशन हो सकता है, उसी लेवल पर इनिशिएशन ऑफ प्रीडोमिनेंट साइट की वजह से आपका जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फाइन, सो लेट्स मूव टू अ डायग्राम। ये आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना है, ठीक है, बट आई हैव मेड दिस ऑन माई ओन, ठीक है। सो यहाँ पे बात किस पे हुई है, सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस पूरा याद होना चाहिए। दिस इज PIPOZYA, पीपो जया। ये सीक्वेंस आपको कम्प्लीटली लर्न होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इस पे से क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस से। और सेकंड चीज़ ये है कि ये कैसा कंडीशन है, ये आपका स्विच ऑफ कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है आपका, स्विच ऑफ कंडीशन, या फिर अगर हम इसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो नेगेटिव कंडीशन है। ये नेगेटिव लैक्टोज कंडीशन, नेगेटिव लैक्टोज कंडीशन, यानी कि इस टाइम पे जो आपका ई कोलाई है उसके पास बैक्टीरिया लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। देखिए, अगर उसके पास लैक्टोज है ही नहीं तो वो लैक्टोज से रिलेटेड एंजाइम्स क्यों बनाएगा, उस पर उसकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट होगी, है ना। तो वो पागल नहीं है कि वो अपने एंजाइम्स को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। जब उसके पास लैक्टोज आएगा वो तभी अपने जीन को रेगुलेट करेगा एंड उनके जो प्रोटीन्स हैं उनको बनवाएगा, ठीक है। हम जानते हैं एंजाइम्स भी एक तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी एंजाइम वर्ड को यहाँ पे यूज़ करूँगा। फाइन, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहला हमारा है ये पी वाला, ठीक है, उसके बाद ये आई आता है। ये काफ़ी मिस्टेकन चीज़ है, लोग इस आई को समझते हैं इंड्यूसर, बट दिस इज़ नॉट द इंड्यूसर, दिस इज़ द इनहिबिटर जीन। व्हाट दिस इज़ द इनहिबिटर, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर इनहिबिटर। अब इस इनहिबिटर पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया एंड उसने अपना एमआरएनए बना दिया। अब ये एमआरएनए बना है तो ये पहले एक प्रोटीन भी बनाएगा, तो ये बनाता है ये रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके बाइंड हो जाता है आपके ये ओ वाले साइड से, ओ वाले साइड से जाके ये बाइंड हो जाता है एंड उसके बाद आपके आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि यानी कि जो हमारे 3 जीन्स हैं ZYA, ये तीनों अब आगे जो है आपका ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, इनमें से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये तो तब की कंडीशन है जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है। एक और चीज़ यहाँ पे लैक्टोज के साथ साथ आप एलो लैक्टोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलो लैक्टोज आपका लैक्टोज की जगह पे प्रेजेंट हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट ही होती हैं, एलो लैक्टोज और लैक्टोज। आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन हमारे पास आती है विच इज़ द कंडीशन ऑफ स्विच ऑन और पॉजिटिव लैक्टोज कंडीशन, ठीक है। ये आपकी कैसी कंडीशन है, स्विच ऑन और पॉजिटिव लैक्टोज कंडीशन, पॉजिटिव लैक्टोज कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो आपका लैक्टोज है वो प्रेजेंट है, तो ये जो वाइट कलर से यहाँ पे बनाया गया है ये है आपका लैक्टोज, ठीक है, दिस इज व्हाट योर लैक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वही कार्यक्रम चल रहा है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, दिस इज योर आरएनए पोल। ये आगे बढ़ता है, ये सबसे पहले आपके इनहिबिटर जो आपका जीन है उसके ऊपर जाता है, जिससे उसका एमआरएनए बनवाता है, देन रिप्रेसर प्रोटीन भी बनता है। बट यहाँ पे ऐसा क्या नया होता है, यहाँ पे है कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज। एक्चुअल में क्या है, ये जो आपका और वो है कोडॉन है, ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, थोड़ा लीकी सा होता है, यानी कि थोड़ा बहुत लैक्टोज तो अंदर बाहर चलता है, ज़्यादा अमाउंट में लैक्टोज नहीं जाता बॉडी में, ठीक है। तो अगर हल्का सा अमाउंट ऑफ लैक्टोज भी आ गया तो वो आपका रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा एंड उसके बाद ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है आपका ओ वाले जीन पर नहीं जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। इसको हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। यानी कि दूसरा कोई आ गया एंड उससे बाइंड कर गया, वो ओ के पास वो नहीं गया, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अब ओ पे तो कोई बाइंड करा नहीं है, ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा ये जेड को भी आगे ट्रांसलेट एंड आपका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जेड पर भी होगा, देन वाई पर भी होगा, देन आपका ए पर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं ये तीनों एक ही उस पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपका
जो ये तीनों जीन्स हैं ये एक ही आपके स्ट्रैंड पर प्रेजेंट हैं। तो यानी कि इसके, और ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, यानी कि इसके पास अपना AUG होगा विच इज़ योर स्टार्ट कोडॉन, जो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। देन इसका आपका स्टॉप कोडॉन, देन अगेन इस Y वाले के पास अपना AUG, ठीक है, अपना AUG होगा, देन अपना स्टॉप होगा, देन इस A वाले के पास भी अपना AUG होगा एंड अपना स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट्स में जो जीन्स होते हैं वो होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, बिकॉज हम इतना सिंपल सा मैकेनिज्म नहीं लेते, बिकॉज वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, हर एक जीन अलग अलग स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, बट इनके एक ही क्रोमोजोम पे काफ़ी सारे जीन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी तरह कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म है अलग अलग वाला उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये एक ही स्ट्रैंड पे पॉलीसिस्ट्रॉन्स रखते हैं, यानी कि एक साथ अलग अलग जीन्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक की वो है इसके प्रोडक्ट्स, कि Z से आपका क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, देन Y से हमारा बनता है परमीएज, देन आपका बनता है A जीन से आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बनती हैं। अब इनका काम क्या क्या होता है, सबसे पहला जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है इसका काम होता है आपके लैक्टोज को तोड़ना इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये लैक्टोज को तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद होता है परमीएज। अब परमीएज का काम क्या है, थोड़ा सा तो लैक्टोज अंदर आ गया बट बहुत सारे अमाउंट में लैक्टोज अंदर नहीं आ पाया है ना। तो बहुत सारे अमाउंट में लैक्टोज को अंदर लेकर आना है एंड इसका काम होता है टू अलाउ एंट्री ऑफ लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज की एंट्री को ये अलाउ करता है, ठीक है। अगला है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का जो काम होता है वो होता है आपका टू एक्टिवेट बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, साइडेज, फाइन। सो ये आपका लैक ऑपरॉन के अंदर ये सब चीज़ था जिस पे मेजर क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिस पे क्वेश्चन आता है कि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी जीन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है एंड इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। एंड ऊपर वाला भी तो सिंपल था स्विच ऑफ वाला कंडीशन एंड ये स्विच ऑन वाला कंडीशन है। देन हम वापस से ये लैक ऑपरेंट का खुद का पैराग्राफ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है वो है साइंटिस्ट का नाम विच इज़ फ्रांसिस जेकोब, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मोनॉड भी है, ये जेक्यू मेनॉड, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेकब एंड मेनॉड बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है आपका लैक ऑपरेंट को डिफाइन करा, उसको समझा, उसको दुनिया के आगे रखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई उस पर PYQ था कि जो आई जीन है वो आपका डज नॉट रेफर टू इंड्यूस, इन्होंने लिखा भी यहाँ पे, इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर को स्टैंड करता है आपका आई जीन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ है, आप इसको अपनी NCERT से रीड कर सकते हैं, आपको एक एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे हमारे वाले वर्ड्स नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन को भी यूज़ किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड यस ये PYQs में भी है। मेरी वीडियो में बोला गया एक एक वर्ड PYQ के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इट्स टाइम टू सम प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहला है ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स वाज प्रपोज्ड बाय, अभी हमने पढ़ा जेकब एंड मोनॉड, ठीक है। देन है हमारा क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ जीन इन लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई इज, तो स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, देन ऑपरेटर जीन, देन प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले जो हमारा पीपो वाला पार्ट है वो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, देन जो ओ आता है बीच में वो ऑपरेटर जीन है, देन आखिरी में हमारा प्रमोटर जीन है। तो जो इधर हमारा ए है वो आंसर हो जाएगा। लेट मी रेज दिस एंड वी विल मार्क द आंसर, ए हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे है पहला स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और उसका वेट अ मिनट,
इस वाले क्वेश्चन में कुछ एरर है, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है अगला, द लैक ऑपेरॉन इज टर्न्ड ऑन व्हेन एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल्स बाइंड टू। हमने भी पढ़ा रिप्रेसर प्रोटीन से जब आपका एलोलैक्टोज या लैक्टोज कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो वो आपका लैक ऑपेरॉन को स्विच ऑन कंडीशन में कर देता है। देन इट्स टाइम टू डू सम PYQs। एक PYQ जो लेटेस्ट है वो 2022 में पूछा गया है, ठीक है। 2022 में लैक ऑपेरॉन Z जीन कोड्स फॉर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने भी पढ़ा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ ऑपेरॉन एक्सेप्ट एनहांसर। एनहांसर नाम की चीज़ हमने कहीं नहीं पढ़ी, हमने स्ट्रक्चरल जीन पढ़ा है, ऑपरेटर पढ़ा है, प्रमोटर पढ़ा है, बट एनहांसर नहीं पढ़ा, तो ये ऑब्वियसली आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि ये कौन किसको कोड करता है, तो सबसे पहले Z, B हमारा 1 को कोड करेगा, तो B1, तो C एंड D तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। C एंड D आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद A आपका ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है, तो C का 4, देन हमारा C का 4, यस, तो B हमारा आंसर हो गया, ठीक है। So that's it for today. I hope you have liked the video. Don't forget to do subscribe, like and share. Thank you everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।